वेलकम टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म, डिवीज़न ऑफ गुड्स अकाउंट एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये सभी को जान लेना एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, तो ये वर्ड्स हम लोग को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अगर इसका मीनिंग अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। बाद में सीखने के लिए तो सीख ही जाते हैं लोग, बट थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम लोग जानेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या है। तो देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसेट क्या होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अकाउंट्स स्टूडेंट्स। आप देखिए, एसेट का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, फिर एसेट्स के बहुत सारे प्रकार हैं उसको भी जानेंगे। एसेट का मतलब होता है ऐसा वस्तु जो आपके बिजनेस में इस्तेमाल तो होता ही है, साथ में वो कभी भी बेचेंगे आप, उससे पैसा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, कोई एसेट है आपका मशीन, तो मशीन को क्या करेंगे हम लोग, खरीद लिए, आपका एसेट है, संपत्ति है, उसको जब आप बेचो तब आपको पैसा मिलेगा। जैसे बिल्डिंग या फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग जब आप भी बिजनेस कर रहे हैं तो फैक्ट्री बिल्डिंग खरीद लिए या बना लिए, आप उसको जब भी बेचिए पैसा मिलेगा। संपत्ति का मतलब ही होता है उसमें कुछ रिकवरेबल वैल्यू होगा ही होगा। तो संपत्ति बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। अगर नॉन करेंट एसेट का बात करें तो उसको दूसरे भाषा में, दूसरे वर्ड में फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट ऐसा एसेट होता है जिसको आप लॉन्ग टर्म पीरियड तक अपने पास रखते हो, बाद में उसका इस्तेमाल भी करते हो और जरूरत पड़ने पर उसको बेच के पैसा भी वसूल कर सकते हैं। तो फिक्स्ड एसेट मतलब नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में दो प्रकार होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट जो होता है वो ऐसा एसेट होता है जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऐसा एसेट को टेंजिबल एसेट बोलते हैं। अगर टेंजिबल एसेट का कुछ एग्जांपल ले तो फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड एसेट जितना आता है वो टेंजिबल होता है, और बिल्डिंग है, मशीन है, ट्रक है, कंप्यूटर है, ये सब क्या है, आप छू सकते हैं। देखिए, इतना सब चीज फिजिकली देख सकते हैं आप अगर उसको छूना चाहते हैं तो छू भी सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग टेंजिबल एसेट। इसका दूसरा नॉन करेंट एसेट का दूसरा प्रकार जो होता है वो इनटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट का मतलब होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते। आपके बिजनेस में वो रहता है, आप उस चीज से फायदा भी कमाते हो, बट उसको आप छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस में रहता है। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट का जो एग्जाम्पल है वो गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है और ट्रेडमार्क है। ठीक है, तो अगर बिल्डिंग, मशीन, ट्रक, कंप्यूटर का बात करें, ये सब तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होता है, बट गुडविल क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, हम इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो गुडविल का मतलब होता है जो बिजनेस हम लोग चलाते हैं उसमें जो पॉपुलैरिटी आप कमाते हैं, जो आप विख्यात हो जाते हैं अपने लोकेलिटी में, तो उस समय आपके पास कुछ ना कुछ गुडविल आ जाता है। गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, ये एक अलग चैप्टर है, वो अलग क्लास में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, व्हाट इज गुडविल एंड मेथड्स ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, फिलहाल आप जान लीजिए कि गुडविल एक ऐसा संपत्ति होता है जिसको छू नहीं सकते। आप किसी दुकान में घुस गए, हो सकता है उसका बहुत सारा गुडविल है, बट देखने से नहीं पता चलेगा और आप वहां से महसूस भी नहीं कर सकेंगे कि इसके पास गुडविल है। जैसे फर्नीचर रहता है तो देख के समझ जाते हैं इसके दुकान में तो बहुत सारे फर्नीचर है, बट गुडविल को ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पेटेंट क्या होता है, ये एक ऐसा संपत्ति होता है जो गवर्नमेंट से आपको पेटेंट का जो रेवेन्यू है, टैक्स है, वो दे के आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। सपोज दैट कि एक राइटर है जो बुक लिखता है, अकाउंट्स का बुक लिख लिया, अब उस बुक को जब प्रिंट करवाएगा तो किसी पब्लिशर के पास जाना होगा। तो पब्लिशर क्या करेगा, उसको प्रिंट करके छापेगा और छाप के बाजार में बेचेगा।
जब भी हम लोग बाजार में उस बुक को बेचेंगे तो दूसरे पब्लिशर भी देखेंगे कि इस पब्लिशर का बुक तो बहुत बिक रहा है, तो फिर वो भी छाप सकता है। तो इस चीज़ को बैन करने के लिए, रोकने के लिए गवर्नमेंट से हम लोग को पेटेंट राइट करा लेना चाहिए। अगर हम लोग पेटेंट करा लेते हैं तो वो बुक दूसरा कोई पब्लिशर नहीं बेच सकता है। तो ये एक ऐसा एसेट है जो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट में, कागज में लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये बुक का आपके पास पेटेंट है, इसको छू नहीं सकते। किसी जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग के जैसा कुछ एसेट नहीं मिलता है आपको। पैसा तो लाखों रुपया लग जाता है पेटेंट कराने में, मगर वो आप कहीं देख नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, इसलिए इंटेंजिबल एसेट होता है। उसी तरह कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट में भी ऐसा ही होता है। कोई गाना अगर बना लिए आप उसको अगर यूट्यूब में आप पब्लिश कर रहे हैं या फिर किसी सोशल मीडिया में पब्लिश कर रहे हैं तो आप उसका कॉपीराइट करा लीजिए, तो दूसरा कोई यूज़र उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, सिर्फ आपसे जो परमिशन लेगा वही यूज़ कर पाएगा। तो ये कॉपीराइट होता है। और ट्रेडमार्क होता है, जैसे आप तो देखे होंगे बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो जैसे डाबर का हो गया, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, या और भी बहुत सारा पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसमें आप देखिएगा उसका एक ट्रेडमार्क होता है, मतलब एक मार्का होता है। ठीक है, जैसे डाबर के देखिए तो बरगद का पेड़ है ऐसे बहुत बड़ा बड़ा हुआ और उसमें उसका मार्का बना हुआ है, डाबर बोलते हैं उसको। तो वो जो मार्क होता है उसको रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। गवर्नमेंट को उसके लिए भी कुछ टैक्स दे दिया जाता है कि मेरा ये मार्का हम यूज़ करें, दूसरा कोई नहीं यूज़ कर सके। इसके लिए जो भी आपको लेना है वो गवर्नमेंट को हम दे देते हैं और गवर्नमेंट फिर हमको उसके लिए प्रायोरिटी देता है या आपको अधिकार दे देता है कि वो मार्का सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं। फिर इंडिया में कोई भी उसको अगर यूज़ करेगा तो फिर उसके ऊपर कुछ लीगल एक्शन लिया जा सकेगा। इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करंट एसेट क्या होता है। करंट एसेट वैसा एसेट होता है जो 1 साल के अंदर आप किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जो एसेट है आपके पास, जैसे करंट एसेट में मान लो डेटर ही है। डेटर का मतलब होता है क्या, कस्टमर जो उधार माल खरीदा आपसे और पैसा नहीं दिया। तो भाई उधार माल खरीदा, पैसा नहीं दिया तो कभी तो देंगे। इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद देंगे। डेटर का मतलब होता है जो उधार माल खरीदा और पैसा नहीं दिया। तो कितना दिन में पैसा नहीं देगा, 15 दिन में, 10 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में। बहुत अगर बिजनेसमैन बड़ा है, मतलब उधार अगर आप देने के लिए आप अलाउ करते हैं उसको, तो मैक्सिमम 3 महीना उधार देंगे। 1 साल 2 साल के लिए कोई उधार दे नहीं सकेगा, उतना कैपिटल कहाँ से लाएगा वो। इसलिए जो रिकवर हम कर लें शॉर्ट टर्म पीरियड में, जैसे डेटर है, उससे पैसा वसूल कर लेंगे हम कुछ समय में, तो इसको हम लोग शॉर्ट टर्म पीरियड में रिकवर कर सकते हैं। तो उसको हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। यहाँ पर जितना सारा चीज लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म में रिकवर किया जा सकता है। जैसे देखो बिल्स रिसीवेबल, आप किसी से पैसा पाते हो, वो पैसा नहीं दे रहा है तो आपको सिक्योरिटी के तौर पे एक बिल रिसीवेबल लिख के दे दिया। हाँ, वो ड्रॉई बनेगा, आप ड्रॉवर बन जाएंगे। आप उसमें 1 महीना का टाइम भरे हैं या 2 महीने का टाइम भरे हैं, उतना दिन के बाद उसको पेमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से वो अगर पैसा नहीं देता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। तो लिक्विड एसेट, देखो करंट एसेट के ही अंदर लिक्विड एसेट होता है। ये सब जो एसेट है ABCD, सब जो एसेट है ये सब लिक्विड एसेट है। दैट मीन्स क्या है, ये वेरी क्विक रियलाइजेबल, तुरंत आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। ठीक है, लिक्विड मतलब लिक्विडिटी उसमें ज़्यादा है। जैसे पेट्रोल में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है, धूप में रखिए उड़ जाएगा, उसी तरह कैश में भी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, आप रोड में गिराइए देखिए उड़ जाएगा। इसलिए लिक्विडिटी एसेट वैसे एसेट बोलते हैं जिसको बहुत ही कम समय में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे चीज में। कैश को तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कैश तो कैश ऐसे भी आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा रात को भी कहीं जाइएगा तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैश एट बैंक, आपको सिर्फ ATM तक जाना है और आपका पैसा निकल जाएगा, तुरंत कैश कन्वर्ट, मतलब बैंक का पैसा कैश में कन्वर्ट हो गया। आपके पास जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स आपने किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है जो शेयर आप खरीद के रखे होंगे, तो आपको अगर कभी पैसा का जरूरत है तो आप अपना शेयर बेच दीजिए, तो 2 दिन 3 दिन या 1 दिन में ही आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आप किसी को एडवांस दे के रखे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट करके रखे हैं, तो इसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, जो कि आप कम समय में, मतलब 1 महीना 2 महीना का एडवांस अगर किसी को दिए तो उसको प्रीपेड बोलेंगे।
तो वो 1 महीना 2 महीना में रिकवर हो जाएगा, 1 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में हम लोगों ने जाना कि एसेट क्या होता है, एसेट के प्रकार क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी का हिंदी में दायित्व बोलते हैं। जैसे किसी फर्म में अगर हम बिजनेस करते हैं, किसी फर्म को चला रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कुछ सामान हम किसी से उधार खरीद के लाए हैं और पैसा मतलब जो पेमेंट है वो हम लोगों ने नहीं दिया, तो ये मेरा लायबिलिटी बनता है कि हम उसको पैसा दे दें। इसको लायबिलिटी बोलते हैं, जो हम लोग को इन फ्यूचर टाइम में पे करना होता है। अगर आप कोई सामान खरीदे और पैसा दे देते हैं तो समझ लो कि वो तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, आप तुरंत पैसा दे दिए, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगा। सामान लिए, पैसा दिए, काम खत्म हो गया। बट अगर सामान लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो आपकी ये लायबिलिटी है कि आपको उसको पैसा आज नहीं दिए तो कल दे देना, परसों दे देना, 1 महीना बाद दे देना, जितना वो अलाउ करता है समय, उस समय के बाद आप दे देना। बट अगर नहीं देते हैं तो लायबिलिटी तो है, होगा ही होगा, आपको देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लायबिलिटी का मतलब होता है इन फ्यूचर टाइम में आप उसको पेमेंट करोगे तो वो लायबिलिटी है आपका। और लायबिलिटी के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी और एक ओनर्स इक्विटी भी होता है, जो लायबिलिटी का ही एक प्रकार है। बेसिकली लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो लायबिलिटी आपको पे करना है, लॉन्ग टर्म के बाद आपको पे करना है, मतलब अभी तुरंत नहीं देना है, 1 साल 2 साल के बाद आपको देना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन, चाहे लोन रमेश से ले लो, सुरेश से ले लो, बैंक ऑफ इंडिया से ले लो, SBI से ले लो, बट लोन को रीपेमेंट आप 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल में करोगे। जैसे जनरली लॉन्ग टर्म लोन जो लेते हैं वो 5 साल 6 साल का इंस्टॉलमेंट करवा लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन हो जाता है। आप कोई अपार्टमेंट में फ्लैट लेते हैं तो वो 10 साल 15 साल का लोन होता है, तो लॉन्ग टर्म लोन हो गया। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन होता है एक नॉन करेंट लायबिलिटी में। दूसरा होता है डिवेंचर, बट डिवेंचर इशूड होना चाहिए। मगर अगर आप अपना कंपनी का डिवेंचर किसी को बेच रहे हैं, तो डिवेंचर क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है जो लोग कंपनी में करते हैं, और कंपनी क्या करती है, इसको बाजार में बेच के पैसा मतलब लोन लेती है पब्लिक से, जिसको डिवेंचर बोलते हैं। तो अगर डिवेंचर आप इशू किए हैं, लोगों के बीच में बेचे हैं, पब्लिक के बीच में बेचे हैं, तो इसको डिवेंचर इशूड बोलते हैं। और ये 2 साल 3 साल 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, 8 साल बाद रिडम्पशन होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पब्लिक से तो पैसा आप अभी लिए मगर लौटाना है 8 साल बाद, तो ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको पैसा मिल जाता है, तो इसको हम लोग डिवेंचर बोलते हैं, जो नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, करेंट लायबिलिटी क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको पे करना होता है, जैसे 1 महीना 2 महीना में पे कर दीजिए, मैक्सिमम 1 साल से पहले पे कर दीजिए, इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब कम समय के लिए आप लोन लिए, छोटा अमाउंट है, 8 महीना 6 महीना में आप रिपेमेंट कर देंगे बैंक को या किसी पर्सन को, तो इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं। ट्रेड पेएबल 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर मतलब वैसे पर्सन्स को बोलते हैं जो आपको उधार में सामान, रॉ मटेरियल बोलिए या फिर कोई आपका गुड्स, जो सामान आप बेचते हैं दुकान में, मॉल में, तो वो सब सामान जो आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिला हुआ है सप्लायर के ओर से, तो वैसे सप्लायर को जो आपको उधार माल बेचते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर आपको जो क्रेडिट फैसिलिटी देगा वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं देता है, 15 दिन 1 महीना, या उसका ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन का आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, इसके लिए उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का लायबिलिटी है। आज आप मान लो 10 दिन बाद पैसा देना होगा तो ये लायबिलिटी हो गया। तो कैसा लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी, कम समय में आपको पैसा देना है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं इसको। और बिल्स पेएबल, आप अगर किसी को पैसा देना है, आपके ऊपर वो फेथ नहीं करता है कि वो पैसा देगा, तो आपको एक बिल लिख के देना होगा, जिसको आप बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, प्रोमोजरी नोट बोलते हैं। ये लिख के आपको देना होगा, आपको ड्रॉई बनना होगा और वो ड्रॉवर बनेगा और आपसे बिल ले लेगा। उसमें एक टाइम लिखा हुआ रहता है, अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें टाइम लिखा रहता है कि आप कितने दिन में आप उसको पैसा दोगे, वो डेट उसमें मेंशन हो जाता है। उतना दिन बाद आप अगर पैसा नहीं देंगे तो वो लीगल एक्शन लेने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहता है, तो वो एक्शन ले सकता है। तो बिल्स पेएबल मतलब लायबिलिटी है जो एक समय के बाद आपको पैसा देना पड़ता है।
जो कि करेंट लायबिलिटी के ही अंदर आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब होता है जो एक्सपेंस आप लोगों ने करना था किया नहीं, सर्विस ले लिया, एम्प्लॉई जो है आपका वो पूरा महीना काम किया, अब सैलरी जब देने का समय आया तो अभी तक हम लोगों ने सैलरी नहीं दिया, तो इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे। तो आपका लायबिलिटी है, क्योंकि एम्प्लॉई छोड़ेगा नहीं, एम्प्लॉई तो पैसा लेगा, अपना तनख्वाह का पैसा है, कोई छोड़ता थोड़ी ना, वो लेगा ही। तो उस समय हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के जैसा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, लायबिलिटी है, आपको देना ही पड़ेगा। अब कोई एम्प्लॉई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना रुकता है, उसके बाद तो फिर पैसा देना पड़ेगा ना आपको, इंतजाम करके कहीं से भी, तो ये लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे अगर बैंक में आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है, और बैंक में आप पैसा जमा करते हो, अपना सेविंग्स का पैसा बचा बचा के बैंक में जमा करते हैं, तो वो बैंक में जब आप बहुत पुराने कस्टमर हो जाते हैं, आपका जो बैंक स्टेटमेंट का जो रिकॉर्ड है बहुत बढ़िया है, आपने बराबर पैसा जमा कर रखा है, और कभी आपको पैसा का ज़रूरत पड़ गया, जैसे मतलब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है और आपको 1,10,000 का ज़रूरत है, तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन देके बैंक ओवरड्राफ्ट करा सकते हैं। मतलब जो पैसा आपके पास है नहीं वो आप बैंक से मांग सकते हैं लोन के तौर पे, या ओवरड्राफ्ट बोल के मांग सकते हैं। अगर बैंक आपको अलाउ कर दिया ओवरड्राफ्ट लेने के लिए, तो आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। ओवर मनी जो आपके अकाउंट में है नहीं, तो वो आपके एक शॉर्ट टर्म लोन के जैसा हो जाता है, अब बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, जिस पर बैंक में भी इंटरेस्ट लेता ही है, और आपको कुछ ही दिन में 15 दिन 1 महीना में आपको उसको रिकवर करवा देना पड़ेगा, मतलब बैंक को पेमेंट दे देना पड़ेगा वापस। तो ये शॉर्ट टर्म में होता है, इसलिए इसको भी करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑनर्स इक्विटी क्या है। ऑनर्स इक्विटी क्या है, फर्म जो बनाते हैं हम लोग बिजनेस करने के लिए, जो आर्टिफिशियल फर्म बनाते हैं, उसमें ये सब लायबिलिटी तो में भी हो ही सकता है, मगर ये लायबिलिटी तो हमेशा होता है। अगर कोई भी बिजनेस हम चलाने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो कैपिटल का ही जरूरत पड़ता है। अगर हम कैपिटल ना लगाएं तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो जो कैपिटल ओनर का होता है उसको ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं। वो भी एक तरह का फर्म के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि जो फर्म के लिए जब कैपिटल का ज़रूरत था, तो जो मालिक था बिजनेस का, वो अपना घर का पैसा लाके बिजनेस में लगाया। अब वो पैसा वापस करना है फर्म को, अपने मालिक के लिए, तो जो पैसा मालिक को देना है उसको हम लोग ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं। एक्चुअली ये जो 2 लायबिलिटी है, इसके लिए हम लोग को आउटसाइडर लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, जो फर्म के लोग नहीं होते हैं, मगर फर्म से रिलेशन रहता है, बट एक्सटर्नल पर्सन होते हैं। मगर ऑनर्स इक्विटी कौन है, इंटरनल पर्सन है, मतलब फर्म का ही एक आदमी है, फर्म का मालिक ही है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो एंजॉय करेगा फर्म का जो मालिक है वो ऑनर, और जो लॉस होने से भी सफ़र करेगा कौन, फर्म का मालिक। तो ये इसके लिए जो भी कैपिटल वो लगाता है वो भी एक तरह का फर्म के लिए लायबिलिटी है, कि मालिक को कभी ना कभी वापस करना ही पड़ेगा, फर्म बंद होगा तब करना पड़ेगा। तो ये ऐसा लायबिलिटी है जो तुरंत पे नहीं करना पड़ता है। ये जब तक फर्म रहता है तब तक ये लायबिलिटी स्टैंड अप रहता है। ऑनर जब भी चाहे तब वो ड्राइंग करके पैसा निकाल सकता है। तो जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, तो जब कैपिटल का जो जर्नल एंट्री करते हैं उसमें गिवर में कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल का मालिक का नाम नहीं लिखते हैं। या फिर राम अगर मालिक है तो लिखते हैं राम्स कैपिटल। दैट मीन्स कैपिटल वर्ड जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, मतलब ये पर्सनल अकाउंट में ही है, मगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इन द प्लेस ऑफ द ऑनर वी आर यूज कैपिटल अकाउंट फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, तो कैपिटल भी क्या होता है, 2 तरह का होता है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल किसको बोलते हैं, जैसे कोई बिजनेस आप स्टार्ट किए 10 लाख रुपीज से, आप 10 लाख में से 4 लाख का आप बिल्डिंग बना लिए या 4 लाख का आप दुकान बना लिए, तो आपका जो कैपिटल था 10 लाख, उसमें से 4 लाख फिक्स हो गया बिल्डिंग में, तो इसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। और 6 लाख जो बचा वो वर्किंग कैपिटल है। उस पैसा से आप सामान खरीदो बेचो, और जो भी बिजनेस का एक्सपेंस है वो करिए और बिजनेस को चलाते रहिए, क्योंकि बिजनेस चलाएंगे तो रोज कुछ ना कुछ सामान खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है। तो जिस चीज़ से आप
डेली यूज़ का सामान खरीदते हैं, डेली बेचने के लिए जो सामान लाते हैं, जो डेली एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा आपको चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। आज जो कैपिटल आपका फिक्स हो गया, कहीं इन्वेस्ट हो गया, जो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, जब तक बिजनेस है तब तक रिकवर नहीं कर सकते हैं, इसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। तो ये हम लोग का बेसिक अकाउंटिंग टर्म में एसेट और लायबिलिटी दो चीज़ समझ गए। अब हम लोग पढ़े बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को जानने के बाद हम लोग अभी जानेंगे कि डिवीज़न ऑफ गुड्स अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग जनरल एंट्री करते हैं तो गुड्स खरीदते हैं, गुड्स बेचते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि अगर परचेस करते हैं तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर लेते हैं, जो गलत होता है। गुड्स नहीं लिखना चाहिए अकाउंट्स में, क्योंकि गुड्स जब खरीदते हैं तब भी गुड्स लिखेंगे, जब बेचते हैं तब भी गुड्स लिखेंगे, तो फिर ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ना हम। फार्म में कितना सामान, कितना रुपया का सामान हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर में ख़रीदा है, कितना रुपया का सामान हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर में बेचा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अगर गुड्स लिखते हैं तो। इसलिए हम लोगों ने गुड्स का डिवीज़न करके रखा है। पहला है परचेस अकाउंट। गुड्स का ही एक डिवीज़न है, एक भाग है परचेस अकाउंट। जब हम लोग कोई गुड्स खरीदते हैं बेचने के लिए, या कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं कुछ रिप्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, तब हम लोगों ने उस समय परचेज अकाउंट इस्तेमाल करना चाहिए इन द प्लेस ऑफ गुड्स। ठीक है। परचेज अकाउंट बाय नेचर से रियल अकाउंट होता है, मतलब एक तरह का स्टॉक ही खरीदते हैं हम लोग। परचेज करते हैं तो स्टॉक ही खरीदते हैं, तो स्टॉक क्या है? रियल अकाउंट है। इसलिए हम लोग परचेज अकाउंट को रियल अकाउंट बोलते हैं। अगर आप चाहें तो परचेस अकाउंट को जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन करके हम परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिए। व्हाट्स कम्स इन, गुड्स कम्स इन। गुड्स आया तो क्या लिखेंगे? गुड्स नहीं लिख के परचेज लिखेंगे। तो ये इस हिसाब से रियल अकाउंट भी होता है। आप इसको नॉमिनल अकाउंट भी समझ सकते हैं कि कोई सामान अगर हम लोग खरीदते हैं तो वो खर्च हो जाता है, सामान आया पैसा गया। ठीक है। तो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है कि रियल अकाउंट समझें। और परचेज अकाउंट अगर नॉमिनल समझते हैं तो खर्च होता है, परचेस करेंगे पैसा चला जाएगा, सामान आएगा, तो एक तरह का एक्सपेंस हो रहा है आपको। तो इसको हम लोग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के कारण परचेस को डेबिट करेंगे। दोनों स्थिति में परचेस डेबिट ही होगा। इसलिए आप बोल सकते हैं कि परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। जब कोई एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तब हो सकता है परचेस क्रेडिट हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वगैरह कुछ करते हैं तब, वो अलग बात है। बट अभी जनरल बात यही है कि परचेज हमेशा डेबिट होता है और ये रियल अकाउंट होता है। इसका उल्टा होता है परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है। जब सामान हम लोगों ने खरीदा, कुछ टूटा फूटा निकल गया, या फिर उसमें कुछ इस तरह का जिस क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है हमको, तो फिर हम क्यों करें? पैसा देंगे तो खराब क्वालिटी का सामान क्यों ले? तो इसके लिए क्या करना होता है कि हमको सामान लौटाना पड़ता है। जब हम लोग लौटाएंगे तब भी हम लोग को कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कितना रुपये का सामान हम लोग लौटा देंगे। इसलिए जब हम लोग सामान लौटाएंगे तब हम लोग परचेज रिटर्न अकाउंट लिखते हैं। ठीक है। तो ये दो तरह का हो गया गुड्स का। अभी तक तो दो प्रकार जान गए कि गुड्स ही होता है, मगर लिखते हैं परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। अब बात करते हैं सेल्स अकाउंट का। सेल्स अकाउंट का मतलब होता है जब हम लोग सामान बेचते हैं तो गुड्स चला जाता है, क्योंकि बेच दिए, गुड्स चला जाएगा। तो जब गुड्स चला जाएगा तो फिर गोज आउट हुआ, तो हम लोग वहाँ गुड्स नहीं लिखते हैं। इन द प्लेस ऑफ गुड्स वी आर यूज्ड सेल्स अकाउंट। इससे क्या होता है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने कितना रुपया का सामान बेचा, इसका पूरा हिसाब मिल सकता है हमको। गुड्स लिखेंगे खरीदने के समय, गुड्स लिखेंगे बेचने के समय, गुड्स लिखेंगे रिटर्न के समय, तब तो पता नहीं चल पाएगा ना कितना रुपया का गुड्स खरीदे, कितना रुपया का गुड्स बेचे। तो हमको अच्छा इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि साल भर में हम लोगों ने क्या क्या किया, कहाँ से पैसा आया। ठीक है। इसलिए जब आप सामान को बेचते हो, फिनिश गुड बेचते हो, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक रियल अकाउंट है। जब सेल करते हैं तो गुड्स क्या होता है? गोज आउट हो जाता है, इसलिए इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। आप इसको नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल जब करते हैं हम लोग तो सेल्स क्या होता है? कुछ इनकम दे के जाता है। मतलब 10 रुपये का चीज़ 12 रुपये में बेचे तो इनकम जैसा हुआ, तो इसको नॉमिनल अकाउंट भी लोग बोलते हैं। तो बेसिकली ये रियल अकाउंट होता है। ठीक है। इसका उल्टा होता है सेल्स रिटर्न
अकाउंट। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हुआ, जब हम कुछ सामान बेच चुके हैं किसी कस्टमर को पसंद नहीं आया, टूटा हुआ निकला, या जिस क्वालिटी का बोले थे वो क्वालिटी उसको नहीं मिला, तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करेगा, सामान को लौटा देगा। तो जब लौटाएगा तब हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कितना रुपये का सामान हमको वापस आ गया है। इसके लिए हमको लिखने के समय, रिकॉर्ड करने के समय सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये गुड्स का ही एक दूसरा वर्ड है जो हम लोग यूज़ करते हैं, एक टर्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। ओके, अब पांचवा है, गुड्स का एक पांचवा प्रकार है स्टॉक अकाउंट। जनरली हम लोग जब साल भर जो फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करते हैं उस समय परचेज करना, सेल करना, परचेज रिटर्न करना, सेल्स रिटर्न करना, यही करते हैं। बट जो सामान नहीं बिका, जो बिका नहीं, खरीद के रखे हैं, गोदाम में पड़ा है या शोरूम में पड़ा हुआ है, तो वो सामान को हम लोग स्टॉक बोल देते हैं, क्योंकि वो सामान तो हम बेचने के लिए रखे थे, बिका नहीं है, तो वो मेरा स्टॉक हो जाता है। तो वो स्टॉक फाइनेंशियल ईयर के एंड में बचा तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वही स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो हम लोग गुड्स को दो भाग में यहाँ पर हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये दो एंट्री करते हैं। जैसे क्लोजिंग ईयर में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, और ओपनिंग ईयर में, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का एंट्री करते हैं। ठीक है, और एक होता है लाइव स्टॉक। ये तो लाइव स्टॉक मतलब होता है जो जानवर वगैरह है, जैसे मान लो किसी का बिजनेस है गाय का, तो गाय खरीदता है, बेचता है, जैसे बैल खरीदना बेचना, जैसे हाथी खरीदना बेचना, घोड़ा, हाथी, कुत्ता का भी बिजनेस बहुत लोग करते हैं, है ना, छोटा छोटा पपीज लोग को बेचते हैं, तो वो उसका स्टॉक है। ठीक है, तो उसको हम लोग लाइव स्टॉक बोलते हैं क्योंकि उसमें जान रहता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया, आज हम लोगों ने पढ़ा बेसिक अकाउंटिंग टर्म, डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट, और थर्ड टॉपिक जो हम बोले थे कि बताएंगे आज, वो था बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे तो व्यापारिक लेन देन बोलते हैं। जो बिजनेस करेंगे तो ट्रांजैक्शन तो होना ही होता है। तो इसको हम चार भाग में बांटे हैं। ठीक है, एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कौन सा है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं जो हम लोग, जैसे फर्म के बाहर के लोगों के साथ होता है। जैसे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में, जैसे हम किसी सप्लायर से सामान खरीदे, जैसे हम किसी कस्टमर को सामान बेचे, तो ये लोग कौन है, ये लोग बाहर के लोग हैं, फर्म के लोग नहीं हैं। हाँ ठीक है, हम उससे बिजनेस करते हैं, उनसे लेन देन करते हैं, उनसे खरीदते हैं, उनको बेचते हैं जो बाजार में हैं। तो ऑब्वियसली हम अगर बिजनेस करेंगे तो बाजार के लोगों से ही करेंगे, पब्लिक से ही करेंगे, तो वो फर्म का लोग नहीं होते हैं, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए क्योंकि वो फर्म के लोग नहीं होते हैं। हाँ, तो उससे जो भी हम लोग खरीदते हैं, जो भी हम लोग कस्टमर को बेचते हैं, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होता है जो कि फर्म का नहीं होता है। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो फर्म के भीतर होता है। जैसे फर्म का मालिक कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, फर्म का मालिक कुछ ड्राइंग किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंटरनल नहीं हो, इंटरनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, सॉरी, हाँ, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फर्म का मालिक है वो बिजनेस का अपना इंटरनल पर्सन है। तो हम अगर उनसे पैसा ले रहे हैं तो इंटरनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फर्म को ड्राइंग करने का अलाउड कर रहे हैं तो इंटरनल ट्रांजैक्शन हो रहा है। और थर्ड होता है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको हम पैसा लेंगे और सामान देंगे, पैसा लेंगे, सर्विस देंगे, तब ये कैश ट्रांजैक्शन होता है। बट कहीं कहीं क्या होता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि बिजनेस है, कंपटीशन है, तो कहीं कहीं क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी लोगों को करना पड़ता है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि सामान देंगे मगर वो पैसा आज नहीं देगा, पैसा बाद में देगा, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, जो भी हम अलाउ करें या जो देने के कैपेसिटी में जब हो जाएगा तब वो देगा। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि अभी वो तुरंत कैश नहीं दे पाएगा, कैश बाद में देगा, बट ट्रांजैक्शन अभी करेगा वो। तो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाता है तो कैश ट्रांजैक्शन होता है। जैसे हम किसी को पेन बेचे 10 रुपया में, तो वो 10 रुपये दे देगा और पेन हमसे ले लेगा, तो ये क्या हुआ, कैश ट्रांजैक्शन हुआ। तो आज का क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट एंड बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेसिक 11 क्लास के बच्चों लोगों के लिए। और जर्नल एंट्री बनाने के समय तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये सब बातों को नहीं समझे हैं तो जर्नल एंट्री बनाने में बहुत तकलीफ होता है। ये अलग बात है कि जर्नल एंट्री कोई रट के भी सीख लेता है कि परचेज के लिए परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, सेल के लिए कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो वो रटने वाला बात अलग है। बट समझ के अगर बनाना है तो वो अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज आप लोग वीडियो को देखिए, अगर कुछ उसमें समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम रोज़ ये क्लास जो करा रहे हैं ये आपको पहले नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू।